सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है सीताराम येचुरी ने। यहां पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है सीताराम येचुरी ने। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। दिल्ली एम्स में इन्हें पिछले कुछ दिनों से भर्ती कराया गया था। सांस लेने की तकलीफ आ रही थी। 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। सीताराम येचुरी को आईसीयू में एडमिट थे। और इसके अलावा अब यहां पर आप जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, सीताराम येचुरी अब नहीं रहे। लेफ्ट के बड़े नेता रहे हैं सीताराम येचुरी, सीपीआईएम के, और सीपीआईएम के महासचिव और पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है उसके भी नेता रहे हैं। और अब आप देखिए यहां पर 2016 में इन्हें राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सीताराम येचुरी इस वक्त जो खबर आ रही है, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। और अगर इनके हम राजनीतिक करियर को देखें तो 1984 में इन्हें केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था, जो सीपीआईएम की केंद्रीय समिति होती है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, सीताराम येचुरी जो कि भारतीय राजनीति में काफी चर्चित चेहरा रहे, काफी उनका नाम रहा भारतीय राजनीति में, और खासतौर पर लेफ्ट पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसके एक बड़े चेहरों में से एक गिने जाते थे। ये कितना बड़ा नुकसान लेफ्ट पार्टीज को? लगता है प्रशांत के साथ हमारा संपर्क यहां नहीं पर। विशाल। जी जी प्रशांत। शायद प्रशांत के साथ संपर्क यहां पर टूट गया है। हम आगे भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के नेता थे, उनका निधन हो गया है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। अगर हम इनके राजनीतिक करियर को देखें सीताराम येचुरी के, तो 1984 में इन्हें सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था। 2015 में सीपीएम के महासचिव चुने गए थे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद सीपीएम की पार्टी पॉलिटिक्स के लिहाज से माना जाता है। 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे सीताराम येचुरी। और अगर इनका राजनीतिक करियर देखें तो तमाम मुद्दों पर काफी मुखर रहे थे, और लेफ्ट पॉलिटिक्स के बड़े चेहरों में से एक सीताराम येचुरी माने जाते थे। अंतिम सांसें अब सीताराम येचुरी ने ली है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। 19 अगस्त को भर्ती कराया गया था। सांस लेने में दिक्कत थी। बीते कुछ दिनों से आईसीयू में एडमिट किया गया था सीताराम येचुरी को। लेकिन अब जो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही है कि सीताराम येचुरी नहीं रहे। सीपीएम के बड़े नेताओं में से एक थे सीताराम येचुरी। तो देखिए सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सीताराम येचुरी का निधन लेफ्ट पार्टीज के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज के बड़े चेहरों में से एक थे सीताराम येचुरी? जी जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये बहुत बड़ा लॉस है। पिछले कई दिनों से वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और कई दिनों से एम्स में आईसीयू में वेंटिलेटर पर वो थे, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आज उन्होंने आखिरी सांसें ली है। बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है ये लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए तो है ही है, क्योंकि अगर भारत की राजनीति की बात करें तो करीब 10 साल ऐसा गुजरा है विशाल, जहां पर सीताराम येचुरी एक बहुत ही प्रमुख 10 साल, बल्कि मैं उससे ज्यादा ही थोड़ा सा कहूंगा, 2 बार वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। 12 सालों तक वो राज्यसभा में रहे और उनकी राज्यसभा में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से, जो न सिर्फ वाम दलों की बात बल्कि जो विपक्ष की आवाज है वो, और विपक्ष की बात सीताराम येचुरी संसद में रखते थे। और आपने जैसा बताया 19 अप्रैल 2015 से वो प्रकाश करात के बाद सीपीएम महासचिव बने थे। जी। सीपीएम महासचिव के पद पर पहुंचने वाले कम उम्र में वो इतने ऊपर तक पहुंचने वाले काफी गिने चुने नेताओं में से थे, और वो सीपीएम के भीतर एक मॉडरेट चेहरा माने जाते थे। हाँ। देखिए आपको याद होगा इनके पहले सीताराम येचुरी के पहले प्रकाश करात सीपीएम के महासचिव थे। वो बहुत हार्डलाइनर माने जाते थे, और अब 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच जी न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा प्रशांत, था, मैं आपके परमाणु पास समझौता आऊंगा। हो रहा हमारे था, संवाददाता तब पल्लव मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पल्लव मिश्रा, एम्स की तरफ से कोई जानकारी, कोई प्रेस रिलीज इस संदर्भ में अभी तक जारी की गई है सीताराम येचुरी को लेकर?
देखिए विशाल, अब तक ये जानकारी वहां से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि आज उनका जो है निधन हो गया। लगभग 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और वो लंबे समय से जो है बीमार चल रहे थे। उनको पिछले महीने अगस्त में ही भर्ती कराया गया था। उसके बाद लगातार जो है उनको डॉक्टरों की जो टीम है, विशेष डॉक्टरों की, वो उनको निगरानी कर रहे थे, लेकिन अंततः जो है वो क्या कहते हैं, उनको नहीं बचाया जा सका। पल्लव, मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शन, आपसे यही सवाल है कि सीताराम येचुरी का निधन लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए, जो लेफ्ट पार्टीज की राजनीति है, उसके लिए ये कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर, और अगर हम इनके राजनीतिक करियर को भी देखें तो कैसे एसएफआई के साथ शुरू करते हुए केंद्रीय समिति तक आना और फिर उसके बाद महासचिव बनना, राज्यसभा का सांसद बनना, ये किस तरह से इनका राजनीतिक करियर रहा है और कितना बड़ा नुकसान लेफ्ट पार्टीज को? देखिए अनंत, दरअसल सीपीएम में जो बदलाव हो रहे थे 80 के दशक में, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव थे। जब बीटी रणदिवे और अमृतपाल की परंपरा को पीछे छोड़कर हरकिशन सिंह सुरजीत ने लेफ्ट को ज्यादा डेमोक्रेटिक और लचीला रूप दिया, तो उनको कई नए युवा साथियों की जरूरत पड़ी। उस समय जेएनयू से पढ़े लिखे दो लोग, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, दोनों वहां पार्टी सेक्रेटरीट से जोड़े गए बहुत कम उम्र में, 80 के दशक में ही, और उसके बाद वो बाकायदा सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बने, वो बाकायदा पोलित ब्यूरो में आए। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, भारत में गठबंधन की जो राजनीति है, उसको लेफ्ट ने अच्छे बुरे दोनों ढंग से सपोर्ट किया। बल्कि मुझे याद है कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बन रही थी, तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, लेकिन लेफ्ट का उस समय संयम ऐसा था, उसने उसको मना कर दिया। उस समय वहां सीताराम येचुरी भी थे। बाद में ज्योति बसु ने इसको ऐतिहासिक भूल माना। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, तो लेफ्ट उसका सहयोगी भी था और उसके साथ विपक्ष में भी था। ये सच है कि जिस समय सीताराम येचुरी गए या जिस समय उनको महासचिव बनाया गया, उस समय लेफ्ट की ढलान शुरू हो चुकी थी। 2007-8 के बीच जो नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन चले, उन्होंने बंगाल में लेफ्ट को का किला जो बरसों से था उसको उखाड़ दिया बिल्कुल। और उसके बाद 2008 के आसपास जब एटमी करार पे यूपीए से लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, हालांकि तब कहते हैं कि सीताराम येचुरी उस समर्थन वापसी के पक्ष में नहीं थे। प्रकाश करात हार्डलाइनर थे और उन्होंने वो समर्थन वापस लिया, लेकिन सीताराम येचुरी उसके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद लेफ्ट संभल नहीं पाया। सीताराम येचुरी जब महासचिव बने, तब से लेफ्ट की स्थिति जो है बारंबार पटरी पे लाने की कोशिश हुई, लेकिन अंततः एक बिखरता हुआ किला था, जिसको जाते हुए, बीमार पड़ते हुए जब देखा होगा सीताराम येचुरी ने, तो निसंदेह कई अधूरे सपनों के साथ वो विदा हुए होंगे। आनंद। प्रियदर्शन, मैं विशाल बोल रहा हूं और यहाँ पर मैं आपसे कुछ और जानकारी चाहता हूं कि अगर इनके हम छात्र राजनीति को देखें, सीताराम येचुरी के जो जानकारी हमारे पास अभी सामने आ रही है, 1974 में इन्होंने एसएफआई को ज्वाइन किया, 75 में इन्होंने सीपीएम को ज्वाइन किया और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ये महासचिव तक पहुंचे 2015 में, और उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी रहे 2005 से 2017 तक। अब अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में सीपीएम लेफ्ट पार्टीज का वैसे भी जो राजनीतिक स्तर है, जो राजनीतिक कद है, वो बहुत नीचे है। अब ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो सीताराम येचुरी का विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं, या वो विकल्प खत्म दिख रहा है? इत्तेफाक से सीताराम येचुरी से ठीक पहले आपको याद होगा कि वो चले गए, जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उनका देहांत बिल्कुल हाल ही में हुआ है, और सीताराम येचुरी अभी चले गए। लेफ्ट के पास नेताओं से ज्यादा बड़ा सवाल कैडर का है। नेतृत्व तो वहां धीरे धीरे भीतर से विकसित होता है। तो लेफ्ट के लिए उम्मीद का सवाल और नाउम्मीदी का सवाल दोनों इस बात से पैदा होता है कि मौजूदा हिंदुस्तान की राजनीति में वो अपने आप को फिर से कहां खड़ा करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस समय पिछले 2 दशकों में उदारीकरण की राजनीति परवान चढ़ी, तब लेफ्ट ने उसका बहुत तीखा विरोध किया। धीरे धीरे लेफ्ट का समायोजन बढ़ा और सिंगूर और नंदीग्राम में उसने अपने मुद्दे छोड़े तो हारा। अगर वहां ये लोग केमिकल हब बनाने के चक्कर में
फेस बनाने के चक्कर में न पड़े होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये सच है कि धीरे धीरे लेफ्ट का कार्यकर्ता जमीन से बिल्कुल कमजोर आदमी से दूर होता चला गया। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स है, छात्र राजनीति जिसको कहते हैं, जी वो इन तमाम वर्षों में कमजोर पड़ी है, अराजक लोगों के हाथ में गई है। इसका भी नुकसान लेफ्ट को झेलना पड़ा। मुझे याद है कि जब मैं 1983 में कॉलेज में पहली बार दाखिला ले रहा था, जी तो घुसते हुए मुझे एसएफआई के लोग मिले और उन्होंने मुझे 1 रुपए का पर्चा देके एसएफआई का सदस्य बनवाया। तो ये प्रक्रिया थी जो बिल्कुल छात्र स्तर पे शुरू हो जाती थी। हाँ और जो मैं रांची यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली और जेएनयू में तो एक पूरी आंधी सी थी उन दिनों। और उस समय संघर्ष का इमरजेंसी में जेल भी काटी थी सीताराम येचुरी ने। तो संघर्ष था, जमीनी संघर्ष था, वृंदा करात कई लंबी लड़ाइयां लड़ती रही दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में। वो सब हुआ। धीरे धीरे एक तरह की थकान, एक तरह की शिथिलता है। और आज मुद्दे तो हैं, अवसर तो है, लेकिन लेफ्ट के सामने एक दिशाहीनता भी है। जी विशाल, बिल्कुल प्रियदर्शन जी, आपने बताया कि किस तरह से जो लेफ्ट पार्टीज के एक चेहरा रहे, कैसे उतार आया, कैसे चढ़ाव आया, और खास तौर पर छात्र राजनीति में लेफ्ट की कितना बड़ा योगदान सीताराम येचुरी का रहा है। मनोरंजन भारती जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोरंजन भारती, सीताराम येचुरी को उन नेताओं में से एक माना जाता है जो समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने के बड़े पैरोकार माने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी की बात करें या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं। अब ऐसी भूमिका में आपको लेफ्ट में कौन आगे दिखाई पड़ेगा, और ये कितना बड़ा एक इनका कद रहा खासतौर पर अक्रॉस द पार्टी सीताराम येचुरी का? देखिए, सीताराम येचुरी जो है वो लेफ्ट पार्टी सीपीएम के वो चेहरे थे जो कि आम मानस के लिए या मीडिया के लिए सबसे जाना पहचाना चेहरा था। कारण काफ़ी साफ थे, भले ही वो आंध्र प्रदेश के हों, लेकिन सीताराम येचुरी को कई भाषाओं पे पकड़ थी। तेलुगु तो थे ही, वो हिंदी अंग्रेजी भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, कन्नड़ भी बोलते थे। कई भाषाओं में उनको वो आप धारा प्रवाह वो बोल सकते थे। और जब देश में कोalition की राजनीति शुरू हुई, जैसा कि आपको प्रियदर्शन भी बता रहे थे, कि जब हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब जो है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, उसमें उनको सबसे अधिक साथ जो है सीताराम येचुरी ने दिया। उतने हार्डलाइनर नहीं माने जाते थे जितने बाकी लोग लेफ्ट के थे कई मुद्दों पर। और आपको बता दूं कि सीताराम येचुरी जो है वो यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रहे, और उसके बाद जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा था, उसको भी उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया। उसके बाद यूपीए जब बना तो यूपीए में भी उनकी यही भूमिका रही। वो कई साल तक राज्यसभा में रहे। जब न्यूक्लियर डील साइन हुआ था उस वक्त उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। तो जो बदली हुई परिस्थिति थी भारतीय राजनीति की, उसमें लेफ्ट की भूमिका किस तरह से जो सेकुलर दलों को साथ लेकर के चलने की भूमिका थी, उसके लिए सीताराम येचुरी को जरूर याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सीताराम येचुरी ने कैसे तमाम जो सेकुलर दल थे उनको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। मनोरंजन भारती इस जानकारी को और बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से भी ट्विटर पर पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट आया है। उन्होंने सीताराम येचुरी के लिए ट्वीट किया है और अपना एक दोस्त बताया है सीताराम येचुरी को, और यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं, श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा और भी नेता इस पर अपनी अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं सीताराम येचुरी को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट में हमने भी देखा कि सीताराम येचुरी जब 1 नंबर गेट के आसपास आते तो तमाम जो दलीय नेता थे अलग अलग, वो सीताराम येचुरी के साथ में बातचीत किया करते थे। मनोरंजन भारती, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने न्यूक्लियर डील की बात की, उस समय भी जो सबसे चर्चित चेहरा थे उस समय, चाहे मीडिया के लिए हो या राजनीतिक दलों के लिए, वो सीताराम येचुरी ही थे। 2008 में जब परमाणु डील के मुद्दे पर तमाम बड़े मुखर होकर ये बोलते थे सीताराम येचुरी। जी हाँ, निश्चित रूप से। और कई बार इसको लेकर के उनकी आलोचना भी हुई है, और कई लोग ये भी कहने लगे कि क्या ये
जो सीपीएम का कांग्रेसीकरण हो गया है। लेकिन जो एक सेक्युलरिज्म का प्लान था, जो कि मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टी ने हमेशा उस पर ज़्यादा खुलकर बात की है और उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो है सीताराम येचुरी ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी कि हालांकि उनके कुछ सवाल भी थे और उन सवालों का जवाब जो है वो लगातार मनमोहन सिंह जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनसे लगातार पूछते रहते थे। और यही वजह है कि बाद में जब समर्थन की बात आई, जब समर्थन वापसी की भी बात आई, तो उस वक्त भी कहा गया कि इसको लेकर के जो है काफी सीपीएम में इसको लेकर के काफी डिबेट भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर आप इसके लिए जरूर याद करेंगे सीताराम येचुरी को कि एक तरफ जो एक समय में लेफ्ट जो पूरी तरह से एकला चलो की राजनीति करता था और हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब कांग्रेस के साथ और बाकी जो है कि वैसी पार्टियां जो कि जिनकी बुनियाद ही जो है गैर कांग्रेसी थी, यानी जो नॉन कांग्रेसवाद पे जो पार्टियां पैदा हुई थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो या एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो भारत का जन आंदोलन का एक जाने माने नेता थे और भारत का संविधान, जनतंत्र और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। एक बहुत मजबूत आवाज़ था सीताराम येचुरी। हर जुल्म, हर अन्याय और हर गलत के खिलाफ डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज़ उठाने वाला एक बड़ा हमारा नेता थे। बहुत दुखद बात है, वो उसका निमोनिया हुआ था, अस्पताल एम्स में एडमिशन हुआ था। ही फॉट फॉर हिज लाइफ अबाउट फॉर मोर देन 10 डेज, 10 दिन के ज़्यादा। आज कुछ देर पहले उसका देहांत हो गया। ये हमारा लिए बहुत ही दुखद विषय है और हम उसको कैसे उसको क्षतिपूर्ति करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसको जो कार्यक्रम होगा उसका क्रिमेशन का आखिरी कार्यक्रम, ये हमारा पॉलिट ब्यूरो मीटिंग होगा, थोड़े देर में हो रहा है, वहाँ से अनाउंस किया जाएगा कब उसको बॉडी लाया जाएगा, कहाँ से कब क्रिमेशन होगा, डिटेल्स पॉलिट ब्यूरो अनाउंस करेगा। तो आपने हनन मुल्ला को सुना, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि काफ़ी दुख हुआ है और आगे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको लेकर अभी निर्णय होगा। पार्टी के सदस्यों के बीच में बातचीत होगी, इस बात की जानकारी दे रहे थे। तो सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। एम्स में भर्ती किए गए थे, 19 अगस्त को भर्ती हुए थे। मनोरंजन भारती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोरंजन जी, 2015 में ही मैं देख रहा हूँ सीताराम येचुरी का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टीज को सरकार से समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए था और जिसकी वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि और मुद्दों पर अगर समर्थन वापस लेते तो जनता समझती कि उसका क्या असर है। लेकिन न्यूक्लियर डील जैसे मुद्दे पर समर्थन वापस लेना लेफ्ट पार्टीज को भारी पड़ गया। इतना खुलकर बोलना सीताराम येचुरी का महासचिव बनने के बाद, तो क्या लगता है आपको यही उनका राजनीतिक स्टाइल था? जी हाँ, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो जो पार्टी के खिलाफ जाकर के, हालांकि आप लेफ्ट पार्टी ऐसी है कि आप प्रियदर्शन जी भी हमारे साथ आ गए हैं, प्रियदर्शन जी से भी बात करेंगे। जो याद आता है मुझे न्यूक्लियर डील के समय में सीताराम ने साफ साफ कहा था कि हम लेफ्ट को सरकार से समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए, ये इससे नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में लेफ्ट की जो उदारवादी नीति थी, सीताराम येचुरी उसके साथ थे। हरकिशन सिंह सुरजीत की जो परंपरा थी उसको येचुरी ने सबसे ज़्यादा बढ़ाया था। ये सच है कि 2008 के एटमी विवाद में वो चाहते थे कि पार्टी बनी रहे यूपीए के साथ, लेकिन लेफ्ट का अपना अनुशासन है, लेफ्ट की अपनी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसने ज्योति बसु को रोक दिया प्रधानमंत्री होने से, तो एटमी करार से समर्थन वापस लिया। सोमनाथ चटर्जी उस समय थे, सोमनाथ चटर्जी भी अलग थलग पड़ गए। तो एक जिद्दी लेफ्ट बाद में पार्टी से रिजाइन किया था जब वो स्पीकर के पद पे जब लेफ्ट पार्टी ने सोमनाथ दा को कहा था कि पार्टी का रिट मानते हुए आप स्पीकर पद से इस्तीफा दीजिए, तो सोमनाथ दा ने उसको नहीं माना था और पार्टी से रिजाइन किया। असल में संकट यही था कि लेफ्ट का कैडर अपने नेतृत्व के साथ बहुत सख्त लाइन ले रहा था, जबकि ये बड़े नेता महसूस कर रहे थे कि उतनी सख्त लाइन की जरूरत है नहीं। धीरे धीरे हम पा रहे हैं कि वो एटमी करार अंततः सबने एक्सेप्ट किया। आज लेफ्ट होगा तो आज उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सैद्धांतिक लाइन कई बार नुकसानदेह होती है, वो लेफ्ट के लिए भी हुई, यूपीए के लिए भी हुई। लेकिन उसके बाद की बात करें पीडी सर, तो
फिर जो लेफ्ट के इतना उदारवाद चेहरा होते हुए भी, उदारवादी चेहरा होते हुए भी लेफ्ट रिवाइव नहीं हो पाया। अब केरला में तो है, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं है, और बाकी देश में भी जो लेफ्ट के छोटे छोटे पॉकेट होते थे, बिहार में भी होते थे, झारखंड में भी होते थे, हर जगह होते थे, पंजाब में होते थे, वो सब भी खत्म होते थे। दो वजह उसकी रही। एक तो ये रहा कि लेफ्ट हमेशा सिद्धांत और व्यवहार की राजनीति में झूलता रहा। जैसे एटमी करार से पहले भी आप देखिए तो कई ऐसे अवसर आए जब लगा कि लेफ्ट जो है सख्त लाइन लेने में अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अचानक उसने सिंगूर और नंदीग्राम में बिल्कुल उल्टी लाइन ली। बंगाल के बारे में जो कहा जाता था कि लेफ्ट का दुर्ग है, वहाँ लेफ्ट ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। लेफ्ट अपनी विचारधारा के चलते बंगाल को गंवाने वाला नहीं था। लेफ्ट अपनी विचारधारा से हट के जब उसने सिंगूर में और वहाँ केमिकल हब और सेज बनाने की शुरुआत की, तब जनता भड़क गई। जो ट्रेनिंग थी उसकी, उसके कैडर की, वो बिल्कुल अलग तरह की थी। और पहली बार लेफ्ट उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था तो उसको जनता ने वहाँ से खदेड़ दिया। एक ये है। दूसरा, आप देखेंगे कि पूरी मार्क्सवाद की यात्रा इतने टूटनों से भरी रही। पहले सीपीआई सीपीएम सब एक साथ थे, 64 में अलग हुए। सीपीएम जो मजबूत कैडर था सीपीएम से जुड़ा। बाद में देखिए कि बिहार में सीपीएमएल वाले इनसे अलग होते चले गए। बंगाल में उसके पहले नक्सलवादी धारा थी, उसका सीपीएम से सबसे तीखा टकराव चला। तो लेफ्ट के बिखराव के बीच कहीं उसके सैद्धांतिक टकराव में भी निहित थे, और व्यवहारिक भारतीय लोकतंत्र के साथ जब वो तालमेल बनाने के सबसे अच्छे दौर में था, जब उसके पास 64 सांसद थे, वहां वो चूक गया। लेकिन सीताराम को इस चीज़ के लिए तो जरूर याद रखा जाएगा, जो परंपरा हरकिशन सिंह सुरजीत ने शुरू की, वैसे दल जो कि कांग्रेस के खिलाफ पैदा ही हुए, उन सभी दलों को इकट्ठा करके एक सेक्युलरिज्म के नाम पर एक सरकार देना, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो। मुझे मालूम है कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार में भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो चिदम्बरम के साथ येचुरी ही लिख रहे। हाँ, ये सच है। उसमें एक बात और है, मतलब इन लोगों ने कई बार गैर कांग्रेसवाद की लाइन भी ली। कई बार मैं उसको मानता हूँ कि लेफ्ट से एक जो चूक हुई थी 1989 में, जब राजीव गांधी चुनाव हारे थे, तब भी वो बहुमत में थे, मतलब सबसे ज़्यादा सीटों में थे, बहुमत नहीं, सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास थी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को एक तरफ बीजेपी समर्थन दे रही थी बाहर से, और दूसरी तरफ लेफ्ट बाहर से समर्थन दे रहा था। ये वो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था जो लेफ्ट कर सकता था। जब गैर कांग्रेसवाद से, जब गैर बीजेपीवाद की राजनीति शुरू हुई, जिसकी 96 में हम शुरुआत देखते हैं, जब अटल जी की 13 दिन की सरकार बहुमत पाने की सारी कोशिश के बाद भी बहुमत हासिल नहीं कर सकी, और बड़ी मजबूती से लेफ्ट खड़ा रहा। इंद्रजीत गुप्ता उस समय गृह मंत्री भी बने, और लग रहा था कि लेफ्ट का एक बड़ा, तो 1996 से 2008 तक इस देश की जो गठबंधन वाली राजनीति थी उसको लेफ्ट ने बड़ी मजबूती दी। लेकिन एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जब भारतीय राजनीति लगातार धनतंत्र की शिकार हो रही है, जब उसमें पैसे और बाहुबल का जोर बढ़ता जा रहा है, अकेले लेफ्ट के नेताओं को देखिए। मैं देखता था हमारे मोहम्मद समीम खाली, मतलब सामान्य से चप्पल पहन के आते थे, दीपंकर बिल्कुल प्लेन आते थे। सीताराम येचुरी को मैंने देखा है, मुझे याद है सीताराम येचुरी के साथ मुझे अचानक याद आया, जब हेमंत सोरेन की सरकार शपथ ले रही थी तो तमाम नेता गए थे। सीताराम येचुरी जब लौट रहे थे तो हमारे साथ वापसी में थे। उनके एक ही लत थी, उनकी उस सिगरेट लगातार पीते थे, लेकिन वो बिल्कुल सहज थे लोगों के बीच। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अपने लिए नहीं चाहिए था, कोई देख के नहीं कि वो तो सादगी जो है जिसको लेफ्ट ने बचाए रखा, आज तक बचाए रखा, वो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। यहाँ गोपालन भवन में जब भी हम लोग जाते थे और वहीं कैंटीन में खाना, वहीं चाय पीना, जैसा कि पीडी ने कहा कि सिगरेट पीते थे, शायद उसी के वजह से जो बार बार उनको जब एम्स में भर्ती कराया, और एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी उनके साथ ही, कोविड के दौरान उनके बेटे की निधन हो गई। एक तस्वीर आ रही है मनोरंजन जी, एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूं, बस सीपीएम के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आ रही हैं। झंडे को आधा झुका दिया गया है सीपीएम दफ्तर के बाहर, जो सीपीएम पार्टी का झंडा है, क्योंकि सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है 72 साल की उम्र में। और ये तस्वीरें हम आपको सीपीएम दफ्तर के बाहर की इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सीपीएम का जो झंडा है वो आधा झुका दिया गया। मनोरंजन भारती जी और प्रियदर्शन जी
दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोरंजन जी, क्योंकि आपने पूरा उनके राजनीतिक करियर को, उनके फैसलों को, उनके व्यक्तित्व को बताया, एक जानकारी और मैं आप दोनों लोगों से चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी सीताराम येचुरी ने एक लंबा संघर्ष किया। जब वो जेएनयू में थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, आपातकाल का उन्होंने बड़ा विरोध किया और उस समय का जो उनका पूरा छात्र जीवन था या छात्र राजनीति की बात करें, इंदिरा गांधी के सामने लड़ना यह कितनी बड़ी बात थी? ये एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। आपको बताऊं कि उसी समय की बात है, छात्र आंदोलन हो रहा था और छात्र आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि इंदिरा गांधी को जेएनयू में जाना था और विरोध हो रहा था, लेकिन वो गई थी वहाँ पर, इन लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी। तो वो उस ढंग की उस समय की राजनीति वो होती थी। आपको बताऊं कि बाद में जब आपातकाल लगा तो फिर उसमें सीताराम को जेल भी जाना पड़ा था और आपातकाल में बाकी नेताओं ने जो कुछ देखा उसमें वो भी शामिल थे। लेकिन अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि जब लेफ्ट पार्टी को एक समय में 2-3 बड़े ब्राइट नेता जेएनयू से मिले थे उस वक्त की मूवमेंट के बात करें तो, जिसमें कि करात साहब भी हैं और सीताराम येचुरी है, तो ये लोग भी वहीं से आए और उसके बाद जो है अपना योगदान दिया। लेकिन अलग थलग की राजनीति जो एक समय लेफ्ट करती थी, जो आइडियोलॉजी की बात बार बार यहाँ पे की जाती है कि उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, उससे वो कभी वो इधर उधर नहीं होते थे। लेकिन कई बार इतिहास में देखने को मिला है कि ये भी देखने को इतिहास में हमें मिला कि ये वही लेफ्ट पार्टी थी जिन्होंने कि उस सरकार को भी चलाया जिस सरकार को बीजेपी भी समर्थन दे रही थी। जी हाँ, मैं जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो है उस सरकार को भी समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार को, जिसके बारे में जो है वो एक समय वैसे दलों के साथ जहां पर कि बाकी दलों का उदय ही हुआ था कांग्रेस का विरोध करते हुए। जी, तो देखिए मनोरंजन भारती जी बता रहे हैं कि किस तरह से इनके तमाम फैसले रहे, तमाम इनके राजनीतिक रिश्ते रहे। और यहाँ पर प्रशांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सीताराम येचुरी के निधन पर मैं देख रहा हूँ तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, दुख व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट हमने देखा और भी नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप सीताराम येचुरी पर जो तमाम प्रतिक्रिया आ रही है? उनके संबंध हमने देखा था जो राजनीतिक दल थे उनसे लगातार थे। समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचुरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचुरी बनना आसान नहीं होता, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। सीताराम येचुरी को जिंदगी ने आखिरी लाल सलाम यहां पर दिया है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से सीताराम येचुरी बीमार चल रहे थे और सीताराम येचुरी का पार्थिव शव एम्स को रिसर्च के लिए दान किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है इस समय। और राहुल गांधी ने यहां पर, नेता विपक्ष ने भी ट्वीट कर कहा है, सीताराम येचुरी जी हमारे मित्र थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले, भारत के विचार के संरक्षक थे। हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करूंगा। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है।
मनोरंजन भारती जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोरंजन भारती, यहां पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और भी तमाम दलों के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि जो भी सदन में रहा है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा है, खासतौर पर जो कांग्रेस या रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ सीताराम येचुरी का संवाद संसद से लेकर संसद के बाहर तक भी होता रहा है। भले सदन के अंदर तमाम मुद्दों पर गर्माहट देखने को मिले, लेकिन जब सदन के बाहर निकलते थे तो आपस में बातचीत किया करते थे। कुछ ऐसी बातें जो आप हमें सदन के बता पाएं, सीताराम येचुरी जब इन सांसदों के साथ गुफ्तगू करते हो। जी हाँ, निश्चित रूप से 2 बार राज्यसभा में रहे और करीब 12 साल तक वो संसद के सदस्य रहे। भले ही अंदर जितनी भी तीखी डिबेट होती हो, लेकिन बाहर जो है सीताराम जी, हम लोग तो येचुरी साहब या सीताराम जी बोलते थे, तो बाहर आके कभी नहीं आपको उनका व्यवहार में कोई अंतर दिखता हो कि अंदर का गुस्सा जो है वो बाहर लेके आए। मयंक सर हमारे साथ जुड़ गए। मयंक सर, सीताराम को लोग इसलिए भी याद करते हैं कि वो एक ऐसे चीज़ को लेकर आगे बढ़े जो हरकिशन सिंह सुरजीत ने लेफ्ट में शुरू किया था, एक कोएलिशन पॉलिटिक्स, और कई दलों को जोड़ा जो कि नॉन कांग्रेस के बिना पे बनी थी। दूसरा वो बयान उनका सबसे वो है कि जब न्यूक्लियर डील पे लेफ्ट ने सपोर्ट वापस ले लिया था तो सीताराम ने कहा था कि ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे याद? हाँ, यही बाबा, आपने जो पहले कहा कि बिकरिंग नहीं थी उनको, और सुरजीत की लाइन को उन्होंने बढ़ाया। मेरी भी बहुत सारी मुलाकातें उनसे, और कुछ मेमोरी जो मेरे मन में हमेशा रहेगा। एक तो कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझना होता था तो येचुरी साहब एक पर्सन थे जिनके पास आप गए, वो इकोनॉमी का मामला हो, पॉलिटिक्स का मामला हो, स्टेट्स का मामला हो, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ समझाने में उनके पास 10 मिनट अगर बैठ गए तो वो हो जाता था। दूसरी बात उनकी सादगी, हम आप देख चुके हैं, वीपी हाउस में रहते थे एक कमरे में, और उस समय सीपीएम बहुत बड़ी हस्ती थी। उस समय सरकार से ज़्यादा 64 सांसद प्लस 3 स्टेट गवर्नमेंट, और उसके वन ऑफ द टॉप की डिसीजन मेकर्स में सीताराम येचुरी थे। लेकिन वो बीपी हाउस में एक छोटे से कमरे में रहते थे, और हम लोग बड़ा अक्सर उनको या तो हाफ शर्ट, वो वाइट वाला हाफ शर्ट में देखते थे, और वो एक पुराना सा कोट। और सीपीएम बहुत हार्ड लाइन पार्टी थी, लेकिन उसके सबसे मॉडरेट वॉइस हम लोग जानते हैं, आपने कहा भी हरकिशन सिंह सुरजीत साहब थे, और उसी लाइन को इन्होंने बढ़ाया, कंसिलिएशन। और इसीलिए जब वो जनरल सेक्रेटरी बढ़े थे तो मुझे याद है कि मैंने लिखा था कि मार्क्सिज्म को कबीर के आइडियोलॉजी से अगर इंडिया में सक्सीड करना है तो मार्क्सिज्म को मर्ज करना होगा कबीर के आइडियोलॉजी में, और येचुरी साहब इसके लिए एकदम से फिट थे। शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा इसको, लेकिन हमें तो याद है कि जब भी हम गोपालन भवन जाते थे तो भाई वही चाय, बिना चीनी की चाय पीते थे। वही साहब हाफ शर्ट, चीनी की चाय इसलिए पीते थे, हम लोग बोला आपको शुगर है? नहीं, शुगर तो नहीं है, लेकिन दिन में 20 कप पीता हूँ, इसलिए बिना चीनी की चाय पीते थे। उसी की कैंटीन में खाना भी खाते थे, हैं? वो भी हमने देखा। कभी कभी बोलते थे आ जाओ, तो उसको पे करते थे कुछ 4, 5, 10, 20 रुपया जितना उस समय होता था। तो वो चीज़ रहना, और एक कमरे के बहुत सालों तक वो उनका जो सीपीएम का जो पब्लिकेशन है पीपल्स डेमोक्रेसी, उसके एडिटर भी थे बहुत साल तक, तो उस पर भी उनका एकदम से स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट था। जी, मैं मनोरंजन जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। विकास भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं सीपीएम के। विकास भट्टाचार्य, कितना बड़ा ये नुकसान सीपीएम पार्टी को है सीताराम येचुरी के निधन के बाद, क्योंकि एक बड़ी आवाज सीपीएम के थे सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी जी का निधन ये बड़े नुकसान हुआ, केवल सीपीआईएम के नहीं, हर देश में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उनको जो सोच था, उनको जो लीडरशिप था, ये सब आदमी को इकट्ठा करने के लिए बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस का खिलाफ, ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड उन्हें बहुत प्यारा बनाया सबको साथ। वो जो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में भी उनको सबको नेता मान लिया था, क्योंकि इश्यूज पर क्या बताना है, कैसे पार्लियामेंट में आवाज उठाना है, इसमें भी उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था। ये नुकसान, ये मुश्किल है हमारे लिए अभी ये नुकसान को मिटाने का। ये ग्रेट लॉस फॉर द इंडियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट। जी, विकास भट्टाचार्य, अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ तैयारी होगी, और क्या तमाम जो पार्टी के लोग और परिवार के लोग हैं, क्योंकि अभी तो पार्थिव शव दिल्ली के एम्स अस्पताल में ही है, अंतिम दर्शन के लिए क्या दिल्ली में रखा जाएगा पार्थिव शव को, या फिर कोलकाता या कहीं और रखा जाएगा? क्या
यहाँ पर अब आगे की प्रक्रिया है? ये तो पॉलिट ब्यूरो अपना बैठक में ठीक करेगा कि कहाँ रखेंगे, कैसे अंतिम संस्कार करेंगे। तो मेरे ख्याल से दिल्ली में ही होगा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उनका वर्किंग प्लेस था, दिल्ली में ही होगा। ये मेरा ख्याल है। अभी तो पीबी डिसाइड करेंगे कैसा होगा, किस ढंग से करेगा। जी शुक्रिया विकास भट्टाचार्य, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, और ये बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान सीपीएम पार्टी को यहाँ पर हुआ है सीताराम येचुरी के निधन के वजह से। मनोरंजन भारती जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोरंजन जी, आप कोई एक किस्सा बता रहे थे, मैं चाहूँगा उस बातचीत को आप पूरा करिए। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि अभी भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि बॉडी जो है, चूंकि लेफ्ट के लीडर्स हैं, वो बॉडी तो दान में एम्स को ही दे दी जाएगी, और उसके बाद, लेकिन उसके पहले जो है वो सीपीएम का जो दफ्तर है एक गोपालन भवन, वहाँ पे जरूर ले जाया जाएगा, जिससे कि लोग जो हैं श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या पार्टी पीवी जो उन्होंने कहा, इसका मतलब पॉलिट ब्यूरो होता है, पॉलिट ब्यूरो फैसला करेगी कि आगे कैसे होना है इसमें। लेकिन मयंक साहब, एक समय में जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, मैं उस वक्त था, मैं सीपीएम कवर करता था, मैं सीढ़ी से उतर रहे थे वो, और सीताराम ने मुझे बोला हटो 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 हटो, और उसमें मुझे लगता है उस पॉलिट ब्यूरो में बहुत कम लोग जो थे, उसमें ज्योति बसु को चाहते थे प्रधानमंत्री बनाना, जिसमें कि सीताराम का भी नाम हालांकि आधिकारिक तौर पे कभी नहीं आया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि प्रकाश करात और बाकी जो स्टॉन्च लॉबी थी, उन्होंने ज्योति बसु को नहीं बनने दिया। हाँ वही बाबा, वो उस समय पोलिट ब्यूरो में फैसला नहीं हुआ था, सेंट्रल कमेटी जो लार्जर बॉडी है, वहाँ केरला वर्सेस वेस्ट बंगाल हो गया था। तो हाँ, तो वेस्ट बंगाल लॉबी चाहती थी, वेस्ट बंगाल के जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, लेकिन बाद में, अभी तक मिस्ट्री है, बाद में किसी ने बताया कि वो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस सब में जो स्प्लिट हो गया, इस सब के जो मेंबर थे उसमें जो स्प्लिट हुआ, उसके चलते ज्योति बाबू हार गए। नहीं तो क्लियर कट था, बंगाल लॉबी सबसे इन्फ्लुएंशियल थी, बड़ा स्टेट, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और आने इतने सालों तक रही थी, तो उसका स्ट्रॉन्ग बैकिंग था। केरला लॉबी बिल्कुल नहीं चाहते, लेड बाय प्रकाश करात। येचुरी चाहते थे कि ज्योति बाबू प्राइम मिनिस्टर बने, और उस समय का भी हम लोग को याद है कि उस समय येचुरी का लाइन और प्रकाश करात का लाइन एकदम से अलग अलग हुआ करता था। तो वो मजाक करते भी थे, हाँ, कि तुम नहीं उधर से जाके पूछ लो। तो ये बात भी है। और आपको बता दूं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ड्राफ्ट किया गया था, जिसके बारे में कहा गया कि यूपीए दोबारा सत्ता में आई थी, वो सब भी चिदम्बरम के साथ उन्होंने ही जो है ड्राफ्ट किया था। तो वो पढ़ने लिखने में जो लेफ्ट का लीडर होता है, वो उसको इन सब चीज़ों की आदत होती है। जी हमारे साथ पल्लव भी जुड़ चुके हैं। मनोरंजन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एम्स के बाहर से पल्लव मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पल्लव, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? सीपीएम पार्टी के कुछ नेता जरूर वहां पर पहुंचे होंगे, और जो अभी मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, अंतिम जो बुलेटिन जारी किया जाता है एम्स की तरफ से, उसमें क्या कुछ बताया गया है, वजह क्या बताई गई निधन की? विशाल, जो एम्स की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया है कि उनको निमोनिया था और वो लंबे समय से बीमार थे। 19 अगस्त को उनको जो है एम्स से भर्ती कराया गया है, और आज दोपहर 3:05 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली है, और जो उनका परिवार है उसने जो है बॉडी को वो एम्स को सौंप दी है, जिससे जो रिसर्च के लिए और जो टीचिंग के लिए उसके लिए उनकी बॉडी को सौंप दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पे धीरे धीरे जो लेफ्ट विंग के नेता हैं उनका आना शुरू हो गया है, और अभी जो है इतनी जानकारी जो है निकल कर सामने आई है। लेकिन ये है कि सीताराम जो येचुरी का जो निधन हुआ है, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है इंडियन पॉलिटिक्स में, और उसको लेकर जो है एक बहुत बड़ी जो जगह खाली हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि उसको भरना बहुत मुश्किल है। विशाल जी, पल्लव आप बने रहिएगा हमारे साथ, मनोरंजन जी आप भी बने रहिएगा। यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस आते हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 19 अगस्त को एडमिट कराए गए थे।
सांस लेने में तकलीफ थी और अब उनका निधन हो गया। हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हृदय जी, सीताराम येचुरी का जाना, अगर हम इनके संसदीय करियर को देखें, जो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, या फिर 2008 की जब न्यूक्लियर डील हो रही थी अमेरिका के साथ, उस समय ये काफी मुखर आवाज लेफ्ट पार्टीज में बनकर दिखाई दे रहे थे। कैसे देखते हैं आप इनका राजनीतिक करियर और संसदीय जो इनका अनुभव रहा है? देखिए, वैसे तो उनका करियर काफी लंबा था राजनीतिक, लेकिन आपने क्योंकि उनके संसदीय करियर की बात कही है जो 2005 में राज्यसभा में आने से शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार न्यूक्लियर डील कर रही थी तो उस वक्त सीताराम येचुरी एक पुल की तरह काम कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि बीच का एक रास्ता निकले जिसमें कि सरकार के जो समर्थन है वामपंथियों का वो बना रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार वो डील भी ना करे। और इसी दौरान जब फाइनली वो डील कुछ समय के लिए रुकी थी लेकिन बाद में हुई, तो सीताराम येचुरी की एक अपनी पोजीशन भी थी, उसमें एक अलग पोजीशन भी थी। और सोमनाथ चटर्जी उस वक्त जो स्पीकर हुआ करते थे उनको पार्टी ने एक्सपेल कर दिया था कुछ समय के लिए, तो उस वक्त भी उनके विचार जो थे वो थोड़े अलग थे अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से। तो ये एक इस बात का परिचायक है कि वो हार्डलाइनर जो हैं कम्युनिस्ट, उनके साथ चलते हुए एक मध्यमार्गी रास्ता भी निकालते थे और इसी कारण वो दूसरी पार्टियों के नेताओं में, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, उनके बीच बातचीत करने के लिए पुल की तरह उनका इस्तेमाल होता। जी हृदय जी, क्योंकि जब हमने सीताराम येचुरी के बारे में देखा, पढ़ा, सुना, जो पहले जब वो जेएनयू की पॉलिटिक्स किया करते थे उस समय इंदिरा गांधी का विरोध किया आपातकाल के चलते, और उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ आना, समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाना, ये छात्र जीवन से लेकर सीपीएम का महासचिव बनने तक का जो इनका राजनीतिक सफर था, क्या उनके राजनीतिक विचारधारा में भी परिवर्तन आया धीरे धीरे? नहीं, परिवर्तन नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो हरकिशन सिंह सुरजीत की लाइन थी, अगर जो लोग इस पॉलिटिक्स को समझते हैं कि हरकिशन सिंह सुरजीत जो है राजनीतिक जो जोड़तोड़ को और अपनी लाइन को न छोड़कर जो एक दक्षिणपंथी जो राजनीति है उसके खिलाफ जो एक दीवार खड़ी करने के लिए जो महारत उनके पास थी, उसका जो एक तरह से जो अगली पीढ़ी के नेता उस क्रम में इन्हें सीताराम येचुरी को माना जाता रहा। ये माना जाता रहा कि वो दूसरी पार्टियों के साथ, खासतौर से कांग्रेस को लेकर सीपीएम में कई बार बहुत स्ट्रांग लाइन रहती है। वो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में ये आर्थिक नीतियों को लेकर एक समानता है, इसलिए कई मायनों में कांग्रेस और सीपीएम और वामपंथियों के टकराव होते थे। तो ऐसे में सीताराम येचुरी का एक ऐसा रोल रहता था जिसमें वो इन टकरावों को ब्लंट करके एक रास्ता निकालते थे। प्रणब मुखर्जी अक्सर जब हुआ करते थे विदेश मंत्री, उस वक्त जो मुख्य थे न्यूक्लियर डील के वक्त भी, वो सीताराम येचुरी के साथ बातचीत करते थे। प्रकाश करात उनको भेजा करते थे जो उस वक्त सीपीएम के महासचिव हुआ करते थे। तो ये एक अहमियत थी। और कई दूसरी, अभी राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है उसको देखकर भी आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह से ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स इस वक्त इतनी मजबूत है और लेफ्ट बंगाल में दरकिनार है, उसके बावजूद सीपीएम की अहमियत को एक केंद्र में जो इंडिया अलायंस में जिंदा रखने में येचुरी जैसे नेताओं का बेहतरीन योगदान है। इस बात के बावजूद कि केरल में उनकी जो इकलौती सरकार है और वहां उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेसी हैं, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब जो पॉलिटिक्स का है उसमें सीताराम येचुरी को देखे जाने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया हृदय जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है उसको साझा करने के लिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।